वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अब इसमें आपको अंग्रेजी का, हिंदी का, जीके जीएस का सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। और फ्रेंड्स, एप्लीकेशन मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर लिए हैं और जो नहीं डाउनलोड किए फ्रेंड्स उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे मैं अप टू डेट रहता हूँ फ्रेंड्स, उस पर कुछ नया चीज़ मैं डालते रहूँगा। और अभी इसमें बहुत सारा मटेरियल डालना बाकी है फ्रेंड्स, धीरे धीरे समय के अनुसार मैं डाल रहा हूँ। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जीके मास्टर माइंड एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, इससे संबंधित वीडियो भी मैं बना दिया हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम के टाइम में भी फ्रेंड्स आपका और अभी भी आपका पीडीएफ वगैरह जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। एप्लीकेशन सभी लोग अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो लाइक कर दें। गेस करते चलेगा, थोड़ा फास्ट करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, मिलाते चलिएगा। आंसर गेस कीजिएगा, उसका मैं सही आंसर बताऊंगा, मिलाते चलिएगा। भारत में वास्तुकला के चार बाग शैली का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में वास्तुकला के चार बाग शैली का जनक मुगलों को माना जाता है फ्रेंड्स, इसलिए करेक्ट आंसर पहला का ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए कि 1903 ईस्वी में किसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण एक परमाणु के मॉडल का प्रस्ताव रखा था? दो का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। ठीक है, क्योंकि जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का खोज भी किया था, तो दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो तीन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वर्तमान में कर रहा है ना, तो नील्स बोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नील्स बोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है कि नोबेल गैस आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह से संबंधित है? नोबेल गैस, ठीक है, नोबेल गैस किसे कहता है आप लोग को पता होगा। अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, अक्रिय गैसों की संख्या टोटल कितना है फ्रेंड्स? तो 6 है, याद रखिए कितना? 6 है। कौन कौन है? तो हीलियम 1, नियॉन 2, आर्गन 3, क्रिप्टॉन 4, जेनॉन 5, रेडॉन 6। ये 6 प्रकार का अक्रिय गैस है, उसी को नोबेल गैस कहा जाता है। तो कह रहा है इसमें कि नोबेल गैसें आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस समूह से संबंधित है? तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 18। ठीक है, 18 समूह से संबंधित है। ठीक है, 18 नंबर समूह से संबंधित है। चलिए, 5वां नंबर सवाल को देखिए। इनमें से क्या एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? इसमें से नाइट्रोजन उर्वरक कौन नहीं है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ करके सभी में है जो नाइट्रोजन है उर्वरक है फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से पदार्थ उनके घनत्व के घटते क्रम में दिए गए पदार्थों का सही क्रम बताइए। ठीक है, घनत्व को करा, डेंसिटी को घटते हुए क्रम में करा, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में करा है ना, तो सोना हो जाएगा, पारा हो जाएगा, और इसके बाद स्टील हो जाएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में करा है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पदार्थों के उनके घटते क्रम में दिया गया पदार्थों का सही क्रम क्या होगा? तो ये होगा सोना हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में आपका पारा है, उसके बाद में क्या है? स्टील है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल आपका है, पृथ्वी के परपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के परपट्टी, भूपरपट्टी जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के बाद में जो सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, वो परपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद में है जो सिलिकॉन दूसरा स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, कांस्य तांबा और का मिश्रण धातु है, मिश्र धातु है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 है जो कांस्य तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कांस्य तांबा और टीन का मिश्र धातु है। 8 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पीतल कहेगा फ्रेंड्स, तो पीतल जो किसका मिश्र धातु है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। पीतल तांबा और जस्ता का जो आपका मिश्र धातु है, ये भी पूछा जाता है।
और टीन का पूछेगा फ्रेंड्स कांच से तांबा जो टीन है इसका हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर समान है। ये अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए -40 डिग्री पर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स आपका कितना है, समान होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स और फायरमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है 11 का। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फॉर्मिक एसिड मधुमक्खियों का डंक में। ये तो आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि चींटी और मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये तो आपका मेल खा रहा है। स्कॉर्बिक एसिड नींबू दे रहा है। ठीक है, 11 का स्कॉर्बिक एसिड नींबू दे रहा है, और फिर एसिटिक एसिड दही दे रहा है, और फिर आपका है फ्रेंड्स मल्टोज माल्ट दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 11 नंबर सवाल का देखिए, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। याद करते चलेगा फ्रेंड्स, दही में आपका है जो क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है। एसिटिक एसिड का जो स्रोत है फ्रेंड्स आपका किस में है, तो आपका कह सकते हैं कि आपका सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। स्कॉर्बिक एसिड इसमें दे रहा है फ्रेंड्स नींबू में ज़्यादातर आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड एसिट्रिक एसिड। तो इसमें कह रहा है कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपका जो एसिटिक एसिड है ना, ये पाया जाता है किसमें, सिरका में पाया जाता है, ना कि दही में। दही में पाया जाता है जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, गंधार मूर्ति कला की सर्वोच्च कृतियां कब प्रकट हुई। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुषाण काल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को रूप में जाना जाता था। गेस करते चलिएगा किस रूप में जाना जाता था। तो फौजदारस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को फौजदारस के रूप में जाना जाता था। 13 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें, भारत के राष्ट्रपति के पास के समान शक्तियां और कार्य है। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ब्रिटेन की रानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 14 का करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास ब्रिटेन की रानी के समान शक्तियां और कार्य है, तो 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। गेस करिए, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति करता है। 16 नंबर सवाल देखिए, अंग्रेजी का है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें से गलत कौन लिखा हुआ, इनकरेक्ट कौन लिखा हुआ है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीकल। ठीक है, व्हीकल का जो स्पेलिंग है जो गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसका स्पेलिंग किस तरह से होता है, तो VEHICLE होता है यहाँ पर। ठीक है, AL नहीं होता है, LE होता है, यानी कि ए अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला सवाल को देखिए, व्हीकल का देख लिए फ्रेंड्स, पुनः एक बार मैं बताता हूँ। इसका जो होता है आपका व्हीकल का जो स्पेलिंग होता है VE। ठीक है, VEHICLE होता है। ठीक है, व्हीकल का, यानी कि आपका करेक्ट ही होगा, तो यह शुद्ध लिखा हुआ है। 17 का करेक्ट आंसर देखिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। जो उच्च न्यायालय से के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है, कहाँ कौन सा न्यायालय में नहीं होती है। 17 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है उसमें उसको कार्य करने की अनुमति नहीं होती। 17 का करेक्ट आंसर डी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश और जहाँ से आपका सेवानिवृत्त हुआ वहीं फिर वकील के रूप में कैसे काम कर सकता है। तो 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल हो सकता है आपको पूछ दिया जाए फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 18 का। तो देखिए, आपका राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है, संसद के मनोनीत सदस्य जो आपका उसमें भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत की पहली समाचार एजेंसी कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर बी 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में
संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए बोडो और डोगरी भाषा को वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है फ्रेंड्स। तो बोडो और डोगरी को कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपको बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इस सबको जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 2003 में। ठीक है, 2003 में 52वां संविधान संशोधन के तहत आपको बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 21 नंबर सवाल है, आमतौर पर 3 या 4 ट्रैफिक स्तर वाले खाद्य श्रृंखलाओं के पीछे क्या कारण है? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में कमी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में क्या होता है? स्तर में कमी होती जाती है। 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, GNP बराबर GDP प्लस विदेश से शुद्ध कारक। ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो आपका बिल्कुल सूत्र सही है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें, 23 नंबर सवाल है, किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातृश्री पुस्तक लिखी है? ठीक है, मातृश्री पुस्तक किसने लिखा है फ्रेंड्स? जो लोकसभा के अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सुमित्रा महाजन के द्वारा मातृश्री पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, आपका कह रहा है फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड। तो देखिए हुड जोड़ करके कौन सा मीनिंगफुल बनेगा फ्रेंड्स? तो देखिए ब्रदरहुड बन जाता है इस तरह से। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रीफिक्स होता है सफिक्स, सफिक्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो वो उपसर्ग होता है, और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए एडिंग कर रहा है ना सफिक्स, तो यहाँ पर ब्रदर जोड़िएगा तो ब्रदरहुड इसका बन जाएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 25 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं चाहिए? तो 25 का देखिए ये हो सकता है पूछा जाए। अनुच्छेद 15 के तहत ये बताता है फ्रेंड्स कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 25 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ग्लूकोमा किसकी बीमारी है फ्रेंड्स? ग्लूकोमा जिसे काला मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ग्लूकोमा को ही काला मोतियाबिंद कहा जाता है। तो आंखों से संबंधित ये बीमारी है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, इटमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन, इटमोलॉजी है ना, तो कीड़े मकोड़ों को पढ़ाया जाता है, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन है और सिलेबस के अनुसार है, तो पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। और वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर क्या करें जरूर आप लोग। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटमोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। 28 नंबर सवाल है, किस फल को GI टैग मिला है? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्फासो आम को GI टैग मिला है। 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर, पेंट द डूर। ठीक है, पेंट द डूर को पैसिव में करिएगा तो कैसा होगा फ्रेंड्स? लेट द डूर बी पेंटेड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पैसिव वॉइस में करिएगा तो ये एक्टिव में, इसको पैसिव में करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था निरूपित करता है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। निजी मतलब प्राइवेट हो गया, सार्वजनिक मतलब हो गया फिर सभी जी सरकारी कह सकते हैं। तो दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, यही हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। मिश्रित अर्थव्यवस्था निरूपित करता है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व को। 31 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? हिंदी का प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? तो चौगुना है, तीन है, कुछ है, नया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण न, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर नया गुणवाचक विशेषण है, अतः आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है भी हिंदी का। तो कठिनाई से जो जीता जाता है उसे क्या कहता है? दुर्जय कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। आंसू किसने लिखा है? आंसू। ठीक है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद नहीं लिखा है। तो कौन सा भाषा में लिखे थे फ्रेंड्स? तो खड़ी बोली में लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, किसी समय की अवधि में किसी देश के माल के निर्यात के मूल्य और मूल्य के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर व्यापार संतुलन इसका हो जाएगा। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल है, बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बालों है ना, तो केरोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्राइट वर्ड्स। यहाँ पर क्या भरा जाएगा 36 का? तो कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपका आई हैव बीन टू डॉक्टर हुज नेम फिगर्ड इन द हिंदू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स का रहा है ना, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उस डॉक्टर की बात की जा रही है जिसका नाम द हिंदू है। ठीक है फ्रेंड्स, द हिंदू है, द हिंदू। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई हैव बीन टू द डॉक्टर हुज नेम फिगर्ड इन द हिंदू। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? 37 का करेक्ट आंसर संक्रामक, ये आपका तपेदिक खासरा है ना, तपेदिक और खासरा एक प्रकार का संक्रामक रोग है। इसका करेक्ट आंसर आपका 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर टोकोफेरॉल किसकी रासायनिक नाम है? टेकोफेरॉल। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन ई का है जो टेकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा हो जाएगा? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडाणु है जो आपका सबसे बड़ी कोशिका के अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे देखिए फ्रेंड्स आपका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, लेकिन मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका अगर जो पूछा जाए, एक तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो तंत्रिका कोशिका है जो सबसे लंबी कोशिका होता है। ठीक है, तंत्रिकी कोशिकाएं जो भी होते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होता है? तो फीमर होता है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो सबसे लंबी कोशिका होती है। इस तरह से पूछे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तो अंडाणु हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबी कोशिका पूछेगा फ्रेंड्स तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ठीक है, और एक मैं बता रहा था कि मानव शरीर के में सबसे मतलब कि फीमर की हड्डी होती है जो फ्रेंड्स क्या होता है सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर में। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा फ्रेंड्स। मानव शरीर में अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका और शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होता है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, और तंत्रिका कोशिका है जो सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल का कह रहा है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंस्ट्रेंट्स। इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है 40 का फ्रेंड्स, तो 40 का हो जाएगा देखिए कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या होता है? रुकावटें होता है। तो इसका रुकावटें कर रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है क्या फ्रेंड्स? कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है रुकावटें होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रिस्ट्रिक्शन मतलब ही रुकावट प्रतिरोध होता है। 41 नंबर पोषण का वह तरीका जिसमें एक जीव अपने आसपास मौजूद अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आसपास के पानी से अपना भोजन प्राप्त करता है, भोजन करता है। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आपका स्वपोषी पोषण कह देंगे। ठीक है, पोषण का वह तरीका जिसमें एक जीव अपने आसपास मौजूद अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आसपास के पानी से अपना भोजन करता है, तो स्वपोषी पोषण हो जाएगा। 41 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 42 नंबर सवाल एक प्रकार का पोषण जिसमें जीन जीवित रहने के लिए भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, तो 42 का हो जाएगा वो परपोषी पोषण हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, परपोषी पोषण हो जाएगा। 43 नंबर एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? 43 का। ठीक है, तो 43 का तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका क्या कर रहा है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है ना, तो 1 घंटा में खाली करता है तो वही 1/60 हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरे उसी टंकी को 30 मिनट में करता है, इतना में खाली करता है। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि आपको दोनों को एक साथ में चालू कर दिया जाए, तो इसको हल कर लीजिए, हल कर लीजिएगा फ्रेंड्स इसको। ठीक है, एलसीएम लेकर के करिएगा, तो इसको दोनों नल को टैंक होने में कितना आएगा? तो 20 मिनट आएगा। ठीक है, ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। इस तरह से आपको हल करिएगा तो आपका आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा, यानी कि 43 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखिए। लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लॉन्च नहीं किया था? इसमें से कौन सा लॉन्च नहीं किया था? 44 का करेक्ट आंसर यंग इंडिया हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत नहीं किया था। यंग इंडिया है जो फ्रेंड्स आपका महात्मा गांधी के द्वारा ना प्रकाशित किया गया था, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, याद रखिए यंग इंडिया।
यंग इंडिया जो किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। 45 नंबर, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी। 45 का ये भी सवाल बहुत अच्छा है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उस समय जो लेबर पार्टी थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय रिचर्ड इटली के ब्रिटिश लेबर पार्टी के राजनेता था, ठीक है नहीं, लेबर पार्टी उस समय था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें वहाँ लेबर पार्टी था। निम्नलिखित में से कौन सी बीसी का सही संक्षिप्त है। बीसी का सही संक्षेप क्या है फ्रेंड्स, 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी, ठीक है, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट इसमें हो जाएगा 46 का। 47 नंबर सवाल को देखिए, देखिए BCAC होता है ना फ्रेंड्स, आपका जो कैलेंडर वाला वही है ना, ईसा पूर्व जो होता है उसी का करा है, तो इसका फुल फॉर्म BC का होता है ना, BC का इसमें हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46, ठीक है, समझ रहे होंगे। BC का संक्षेप ईसा पूर्व कह सकते हैं या बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं, ठीक है, यही BC यानी ईसा पूर्व जो कहते हैं ना BC, वही है आपका, बिफोर क्राइस्ट कहिए या तो ईसा पूर्व कहिए। अगला सवाल आपका है, प्लासी की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी फ्रेंड्स, तो आपका 47 का करेक्ट आंसर 23 जून 1757 को, ये भी याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी, तो 47 का बी करेक्ट आंसर होगा, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में। अगला सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल आपका है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया था। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को में स्थापित किया गया था। 49 का करेक्ट आंसर कब होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में महाराष्ट्र के शरद पवार एवं मेघालय के PM संगमा के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो 1999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। 50 नंबर सवाल, उज्ज्वल के सही संधि विलुप्त चुनिए, ठीक है, यानी कौन सा संधि के उदाहरण है 50 का, तो 50 का बी होगा, व्यंजन संधि, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा संयुक्त है ना, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए किस तरह से लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में शुद्धिवर्तनी में पूछा जाता है। नटांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है। नटांजलि 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भगवान शिव को। 52 नंबर सवाल है आपका, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए शिवाजी ने 1665, डेट भी याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को मुगल की हस्तांतरित किया था, तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665, याद रखिएगा। अगला है, वी आर टू गो आउट टू सेलिब्रेट, तो 53 का यहाँ पर खाली स्थान पर अंग्रेजी का सवाल है, क्या भरा जाएगा, तो हो जाएगा वी आर प्लानिंग, ठीक है, यानी हम लोग प्लान बना रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू गो आउट सेलिब्रेट, यानी कि हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं बाहर जा करके उत्सव मनाने का, सेलिब्रेट करने का। 54 नंबर सवाल को देखिए, धवनी किस रूप में यात्रा करते, बार बार मैं बताते रहता हूँ, ट्रिक से भी बताता हूँ फ्रेंड्स। ध से धवनी, ध से धैर्य, देखिए कहाँ धैर्य, इसमें धैर्य, ये इस पकड़ के रखिए। धवनी है जो हमेशा अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है, ठीक है। अब प्रकाश है जो अनुप्रस्थ तरंग में, तो देखिए फ्रेंड्स प्रकाश में देखिए तो प्र आ रहा है ना, तो प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, और ध में धवनी में देखिए ध आ रहा है, इसमें आ रहा है, यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस, यहाँ पर देखिए आधा ध आ रहा है, इसमें भी ध आ रहा है, तो अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा याद रहेगा, इस तरह से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आज के बाद मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट जो कन्फ्यूज होते थे कि अनुप्रस्थ होगा कि अनुदैर्घ्य होगा, वो कभी नहीं कन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि देखिए धवनी में आधा ध आ रहा है, इसमें देखिए क्या आ रहा है, अनुदैर्घ्य में ये भी आ रहा है, तो कॉमन हो गया। तो जब भी आएगा फ्रेंड्स धवनी धैर्य में याद रखिए, अनुदैर्घ्य तरंग में, तो प्रकाश बच गया, प्रकाश में प्र आ रहा है यानी अनुप्रस्थ तरंग में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अच्छा प्रतिशत है। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूंगफली में। अगला सवाल को देखिए, मानव आँख का कौन सा हिस्सा मृत डोनर से जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को घुमाया है फ्रेंड्स, आँख कोई जब नेत्र दान करता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई भी नेत्र करता है तो पूरा आँख ही नहीं निकाल करके उसको देता है, ठीक है, उसका है जो मृत होता है ना, उसका कॉर्निया को उसमें लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आँख का कौन सा हिस्सा मृत डोनर से जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कॉर्निया 56 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए कि जल्लीकट्टू बुल फाइट्स जगह पर होती है, तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, जल्लीकट्टी बुल फाइट, सांडों की लड़ाई कहाँ होती है, ये तमिलनाडु में उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है फ्रेंड्स। 58 नंबर, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है। सिंपल तो है फ्रेंड्स, बता सकते हैं आप लोग 58 का,
तो वही होगा आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है फ्रेंड्स, तो वही आपका आरबीसी, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन ही जो दो शब्द से मिलकर बना है फ्रेंड्स, एक हिम होता है और दूसरा क्या होता है, ग्लोबिन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तो ग्लोबिन होता है। हिम है जो रंजक होता है, जो लाल रंग प्रदान करता है। ग्लोबिन है जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन से संयोग करने का कैपेसिटी होता है। तो रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 58 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल देखिए कि मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि आपका कितना डेसिबल है जो हमारे के लिए लिमिट है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा पर नहीं दिक्कत होती है। तो मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा कर रहा है ना, करीब करीब कितनी होती है, तो मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब 85 डेसिमिल होता है। ठीक है, साधारण बातचीत के देखिएगा तो 30 से 40 डेसिमिल बातचीत होता है, जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं। जोर से बात करते हैं फ्रेंड्स तो कितना डेसिबल, 50 से आपका 60 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है आपका कि शोर की सह सीमा तो कितना, 85 डेसिमल इसका करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अच्छा सवाल है। 60 नंबर सवाल का क्या होगा, तो इंद्रधनुष बनने का जो हो जाएगा अपवर्तन और प्रवर्तन दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है तो इसमें दोनों करता है ना, अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण होता है। तो इसका जो 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कॉस्मिक किरणें है। कॉस्मिक किरणें क्या होता है, 61 नंबर सवाल का पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आवेशित कण होते हैं। 61 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 62 नंबर सवाल देखिए, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितना होती है फ्रेंड्स, तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर सवाल को देखिए, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, कितना जूल होता है। 63 का करेक्ट आंसर 3 × 6 × 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला फ्रेंड्स, साइक्लोट्रॉन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन को। ठीक है, 65 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। 65 का तो देखिए कौन कर रहा है आपका, क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। तो इसका 65 का तो इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल तो होता है फ्रेंड्स, ये तो है ही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी आपका है जो आपका क्रिकेट का टूर्नामेंट। इंडियन सुपर लीग है जो फ्रेंड्स, ये है जो आपका क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। ये है जो आपका किसका है, तो फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इंडियन सुपर लीग है जो फुटबॉल का है। बाकी विजय हरारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। कहने का मतलब इसमें फ्रेंड्स 3 है जो आपका क्रिकेट से संबंधित है या ट्रॉफी, और इंडियन सुपर लीग नहीं है क्रिकेट से, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो क्या है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को सौर सेल से हो जाएगा। 67 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी आपका बीमा दिया हुआ है फ्रेंड्स, सूत्र है। ठीक है, तो किसका है ये आपका बीमा सूत्र दिया हुआ है। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका कोनीय वेग का ये आपका बीमा सूत्र है, याद रखिएगा सभी लोग। 68 नंबर है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आई हैव बाउट ए बाइक ही सैड, इसको करिएगा फ्रेंड्स आपका इनडायरेक्ट नरेशन में, तो क्या हो जाएगा। 68 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड बाउट अ बाइक। ठीक है, चलिए डायनमो परिवर्तित करता है, ये आपका उत्पाद पुलिस में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो डायनमो है जिसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मोटर इसका जस्ट अपोजिट करता है फ्रेंड्स, आपको विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। 70 नंबर सवाल को देखिए, 70 नंबर सवाल है खाली, द मंकीज दैट स्कैप्ड फ्रॉम द जू फाउंड ईटिंग एप्पल। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द 2 monkeys दैट, ठीक है कितना, द 2 monkeys दैट escaped फ्रॉम द जू फाउंड ईटिंग एप्पल, यानी 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द यहाँ द का प्रयोग होने के कारण है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द कर रहा है ना, तो इसका मतलब मेनी नहीं होगा, ऑल भी नहीं होगा, सेवरल भी नहीं। जब द लगा रहा है तो क्या हो जाता है, द डेफिनेट आर्टिकल है,
तो यहाँ द मंकी यानी द टू मंकीज हो जाएगा, यानी डिफिनिट कर रहा है ना, तो कितना डू यानी कि मेनी मंकी, तो डिफिनिट कहाँ हुआ, ऑल कहें तो डिफिनिट कहाँ हुआ, सेवरल कहाँ तक कहाँ डिफिनिट कहाँ हुआ, इसलिए यहाँ जब द लगा दिया है तो 100% यहाँ फिक्स कुछ होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, तो द क्या हो जाएगा, द टू मंकीज दैट स्केप्ड फ्रॉम द जू फाउंड ईटिंग एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स। 71 नंबर सवाल को देखिए, 70 हो गया फ्रेंड्स। 71 नंबर, नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो घर्षण होता है। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए, सभी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार फ्रेंड्स, बुक से जहाँ से भी करके कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, गरीबी और उपलब्धि आत्मनिर्भरता को दूर करना, ये जो आपका पंचवीं परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। 73 नंबर सवाल देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खातों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। भुगतान संतुलन के चालू खातों में ना, तो 73 का हो जाएगा निवेश वाला है जो इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 74 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा नहीं है। चलिए 74 का गेस कीजिए आप लोग फटाफट। तो देखिए लिखा हुआ हरमनप्रीत कौर, पीएफ राफेल, सरदार सिंह, एसवी सुनीता। तो खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा नहीं है, तो ये आपका हरमनप्रीत कौर है जो हॉकी से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपका क्रिकेटर है। ठीक है, हरमनप्रीत एक भारतीय क्रिकेटर है, याद रखिएगा। वो हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अंडर ऑलराउंडर के रूप में खेलती है फ्रेंड्स। हरमनप्रीत कौर के नाम सुने होंगे ना, तो ये है जो भारतीय क्रिकेट महिला टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में खेलती है। तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 75 नंबर, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। सिक्के कौन जारी करेगा 75 का, वो करेगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में है। ये लोमस ऋषि गुफा जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया है, 76 का हो जाएगा, ये आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा बौद्ध भिक्षुओं का जो बिहार में है। अगला फ्रेंड्स, यदि विक्रय मूल्य 72 रुपया है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, एक नियम से भी बना सकते हैं। माना कि क्रय मूल्य कितना 100 रुपया है, इस तरह से, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब क्रय मूल्य 1 रुपया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/120 बटा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। नहीं, इस तरह से करें फ्रेंड्स, यहाँ उल्टा लिखा जाएगा कि क्रय मूल्य मानिएगा 100 रुपया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो जब विक्रय मूल्य 120 रुपया तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, 20% लाभ हो रहा है ना, तो 1 रुपया तो कितना हो जाएगा 100/120 हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य कितना 72 रुपया, तो यहाँ 72 कर दिए, 1 शून्य से 1 शून्य 12 छक 72, यानी 10 छक 60 रुपया आ जाएगा। 60 रुपया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स क्रय मूल्य, तभी तो आपका 20% लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल को देखिए, काली मिट्टी भारत के किस राज्य में नहीं पाया जाता है। काली मिट्टी फ्रेंड्स जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पंजाब में जो काली मिट्टी नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर 78 का बी हो जाएगा। 79 नंबर सवाल देखिए, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है, तो वही काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार का होता है, एक पुरानी जलोढ़ होते हैं, एक नवीन जलोढ़ होते हैं। तो नवीन जलोढ़ को खादर मिट्टी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है मिट्टी से, याद रखिएगा। 80 नंबर सवाल देखिए आपका है कि फाइंड द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको वो सब्जेक्ट का फाइंड करना है। तो दिस इज द पर्सन हु वोन द प्राइज, या वही आदमी है जो कि प्राइज को जीता है। तो यही आदमी, यानी द पर्सन हो रहा है, यानी पर्सन हो जाएगा जो सब्जेक्ट हो, उसी के बारे में बोल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिस इज द पर्सन, ठीक है, दिस इज द पर्सन, यह वही आदमी है हु वोन द प्राइज, जो उसने प्राइज को, पुरस्कार को जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, तो शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो नियंत्रणों को वापस लेना। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत नियंत्रणों को वापस लेना और स्थापना पर सरकार द्वारा नियम और देश के उद्योगों पर चलता है। ठीक है, तो नियंत्रणों को वापस लेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का। 82 नंबर सवाल को देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था निम्न पर आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, 82 का बी करेक्ट आंसर समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए 83 नंबर सवाल को देखते हैं, कितने समय तक लगभग एक
एक छवि गायब होने से पहले रेटिना पर बनी रहती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट किया है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। कितने समय तक लगभग एक छवि गायब होने से पहले रेटिना पर बनी रहती है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/16 सेकेंड। कितने समय तक लगभग एक छवि गायब होने से पहले रेटिना पर बनी रहती है? तो 1/16 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 1/10 वाला नहीं समझिएगा इसको फ्रेंड्स। एक छवि गायब होने से पहले रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है। आंख का कौन सा हिस्सा इसे एक विशिष्ट रंग देता है? देखिए क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 84 का। तो देखिए इसमें अगर एक पोराइड करके होता है, लेकिन ऑप्शन में जब आइरिस दिया हुआ है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आंख का कौन सा हिस्सा इसे एक विशिष्ट जो रंग प्रदान करता है, तो ये आपका आइरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका और डीपली जाइएगा फ्रेंड्स तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, वो रहेगा तो फिर वो होगा, लेकिन इसे आपका आइरिस हो जाएगा। आंखों का रंग, आंख का कौन सा हिस्सा है इसे एक विशिष्ट प्रकार का रंग देता है? तो जो आइरिस है ना वही देता है। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 नंबर सवाल को देखिए। जड़ों से पत्तियों का, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। 84 के याद रखिए आइरिस। जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा संजक उत्तक जिम्मेदार है? तो वही फ्रेंड्स फ्लोएम और जाइलम के बारे में बताया था। तो फ्लोएम है जो फूड का परिवहन करता है ना, आपने खाद्य पदार्थ का, ये तो ट्रिक भी बताया था। और जाइलम है जो आपका पानी हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जाइलम है जो आपको जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज को पहुंचाता है, और ये फ्लोएम है जो, फ्लोएम मतलब फूड होता है, ये जो पत्तों में खाना बनता है ना फूड, उसका परिवहन फ्लोएम करता है। 86 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा है संबंधित है? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी द्वीप हो जाएगा, ठीक है। द्वीप उसी को कहते हैं, द्वीप अपन स्थल को कहा जाता है ना। द्वीप क्या होता है? अपना टापू जल के बीच में एक स्थल होता है। तो कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा रहता है उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है प्रायद्वीप होता है, तो प्रायद्वीप होता है इसमें 3 हिस्सा पानी से होता है, एक हिस्सा स्थल होता है। तो द्वीप रहता है जो चारों बगल से आपका पानी से घिरा रहता है। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन के संयोग से बना है? ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, वर्ण के अंतर्गत आता है। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ज और इससे आधा जो और जो से हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ज्ञ हो जाएगा। तो 87 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए संयुक्त व्यंजन में आपका एक छ पूछा जाता है। छ मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कौन कौन है, किस तरह से पूछा जाता है, जो आपको ध्यान है। संयुक्त अक्षर में छ है, तो छ है जो आपका संयोगी छ कैसे बनता है? तो आपका आधा क और जोड़ मूर्धन्य स मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? संयोगी छ बनेगा। उसी तरह से संयुक्त व्यंजन दूसरा एक त्र होता है, त्र होता है, तो इसमें क्या करेगा? तो आधा तो में हलंत लगा के र लगाए तो त्र बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका एक आता है स्र आता है, ठीक है, ये भी है जो संयुक्त आता है, इसमें तालव्य भी आधा प्लस र करिएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब है जो आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। 88 निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है? अभी मैं को बताया था फ्रेंड्स, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एक साइड स्थल उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, और जो चारों ओर पानी से घिरा उसे द्वीप कहते हैं। 89 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल आवश्यकता से अधिक उत्पादन करती है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल आवश्यकता से अधिक उत्पादन करती है? 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाय, ठीक है। चाय का देखिए फ्रेंड्स, कौन सी वृक्षारोपण फसल आवश्यकता से अधिक उत्पादन करती है? तो चाय इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का। 90 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? इलायची का उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो साउथ वाला सभी राज्य जाना जाता है। ओडिशा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को देखिए कि हरित स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, तो हरित स्वर्ण क्रांति है 91 का, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित स्वर्ण क्रांति बांस से संबंधित है। बांस क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार का, तो देखिए ट्रिक है, पूछा जाता है बांस क्या है, तो बांस है जो एक प्रकार का घास है, बैठ भी जाता है फ्रेंड्स। आज से सभी जिनको नहीं पता याद रखिएगा, बांस क्या है, तो बांस है जो घास कुल के आपका पौधा है ये, ठीक है, बैठता है। ट्रिक से भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बांस किसके अंतर्गत आएगा, तो बांस एक प्रकार का क्या है? घास को माना जाता है। बांस को क्या माना जाता है? घास माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 92 नंबर सवाल कि खरीफ की फसल में बोई जाती है, तो पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। देखिए एप्लीकेशन जो मैं दिया हूँ फ्रेंड्स, उसमें जो स्पेशल जी क्या है ना, तो उसमें देखिए अभी 16 टॉपिक दिया हूँ,
और डेली अब कोशिश करूंगा फ्रेंड्स उसको 50 टॉपिक मैं टोटल कर दूं, वो सभी से इंपॉर्टेंट सवाल उसमें मैं डाल दूं। तो 50 टॉपिक एग्जाम के टेक में एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, उस 50 टॉपिक से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, कम से कम 15-20 प्रश्न तो आपको लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। तो उसमें मैं देखिए खरीफ फसल वाला इस सबका भी टॉपिक डाला हुआ है, तो एप्लीकेशन पर आप लोग पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, रिवीजन करते रहिएगा। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी जुलाई और अक्टूबर इसका हो जाएगा, ठीक है। खरीफ फसल जुलाई से अक्टूबर में बोया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन, धान आ गया फ्रेंड्स, आप धान मक्का बाजरा ज्वार ये सभी है जो आपका धान मक्का बाजरा ज्वार आदि खरीफ फसल है। रबी फसल में देखिए तो गेहूं चना सरसों मसूर आदि ये सब है जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। 93 नंबर, कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में गिरती है। 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में गिरती है, ठीक है, याद रखिएगा कावेरी नदी बेसिन भारत के 4 राज्यों में गिरती है। अगला 94 नंबर सवाल को देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितना अच्छा 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सिंपल है फ्रेंड्स आपका 94 का, इसका आपका एलसीएम करके भी बना सकते हैं, ठीक है, सभी का एलसीएम कर लीजिएगा तो उसमें से आपका जो बचेगा वो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एलसीएम इसका निकालिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए इसका गुणनखंड भी इसमें निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 गुना 2 आएगा और फिर 2 आएगा कितना, 1 2 3 बार 2 आएगा फ्रेंड्स, 4 बार 2 आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 बार और 1 बार 3 आएगा। इसको करिएगा फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, टोटल 48 आएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो 48 से है जो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एलसीएम निकाल लीजिएगा इसका फ्रेंड्स 6 8 12 और 16 का, और जितना एलसीएम आएगा वो सभी इससे वो विभाजित हो जाएगा। 6 8 12 16 का एलसीएम निकालिएगा तो 48 आएगा, तो 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल आपका देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत कौन आता है, तो ये आपका गन्ना जूट तंबाकू सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल को देखिए, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजों ने पैरामाउंटिसी की नीति को अपनाया था, ठीक है। 96 नंबर सवाल का तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका पैरामाउंटिसी की नीति अपनाया था, ठीक है। किसने, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। डलहौजी तो हड़प नीति अपनाया था, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो पैरामाउंटिसी की नीति अपनाया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स 97, एक समय की एक निर्धारित अवधि में एक देश और दुनिया और के शेष हिस्सों के बीच किए गए सभी लेन देन के विवरण का निम्नांकित रूप से क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 97 नंबर जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है भुगतान और संतुलन कहा जाता है, ठीक है। कहता है समय की एक निर्धारित अवधि में, ठीक है, यानी कि समय फिक्स हो, समय की एक निर्धारित अवधि हो, पीरियड फिक्स हो, एक देश और दुनिया और के शेष हिस्सों के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण क्या कहता है, तो कहलाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका भुगतान संतुलन कहलाता है। 98 नंबर सवाल देखिए कि फेफड़े के हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट 98 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर अशुद्ध रक्त कराना, सॉरी यहाँ भरा जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। 98 फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स सीरा और धमनी याद रखिएगा, जेनरली है जो आपका धमनी होता है ना वो शुद्ध रक्त होता है और जो सीरा होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रहता है फ्रेंड्स, एक फुफ्फुसीय धमनी होता है, एक फुफ्फुसीय सीरा होता है, तो इसमें एक्सेप्शन में रहता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 का। 99 नंबर सवाल को देखिए, 99 नंबर सवाल आपका, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यह हमारी संस्कृति का धरोहर है 99 का, तो इसको किस तरह से करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ बगल में कहीं काम चल रहा है फ्रेंड्स इसलिए आवाज़ जा रही है वो खटखट की। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज माई कल्चरल एसेस्ट। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से सभी हो जाएगा। अनविखंडन मुकुलन बीजाणु जनन सभी है जो अलैंगिक जनन की विधि है। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह था यह हमारी संस्कृति का धरोहर है, तो दिस इज माई कल्चरल एसेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।